हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पहले 4 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख लिया होगा। 5वां मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 1.5। क्वेश्चन आप उतार लेना वहाँ से, जो मैंने वीडियो डाला था लगभग 1 या सवा मिनट का। और क्वेश्चन को बिना पढ़े क्वेश्चन समझ में नहीं आने का। देखो ध्यान से, इसमें 2 गोले हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिए गए हैं? 2 गोले दिए गए हैं। ए दोनों पे धनावेश है और दोनों गोलों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मैंने इस दूरी को R1 लिखा है। R1 बराबर R1 कोई दूरी है जिसका मान R है और R का मान दिया गया है 10। अब आप कहोगे जब R बराबर 10 है, दो गोलों के बीच की दूरी 10 है, तो आपने R1 क्यों लिया? क्योंकि इससे मेरी गुणा भाग आसान हो जाएगी। R1 का मान R है और R का मान 10 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि गोला ए बी पर कितना बल लगाता है। दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। गोला ए बी को दूर भगाएगा और गोला बी ए को दूर भगाएगा, इनमें होगा प्रतिकर्षण। तो अब देखते हैं गोला ए बी पर कितना बल लगाता है। तो बल किस पे लगा? बी पर। जिस पे बल लगता है उसे मैं पहले लिखता हूं। तो किस पे बल लगाया? बी पर। किसने लगाया? ए ने। तो ए को बाद में लिखो। तो इसने इस पे कितना बल लगाया? कूलाम के नियम से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलहाल दोनों गोलों के बीच में वायु या निर्वात है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, मैं आपको लिख के बताता हूं। वो है F बराबर 9 × 10⁹ पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश और बीच की दूरी का स्क्वायर। आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। मान लो इस गोले का जो आवेश है वो QA है, इस गोले का आवेश QB है। तो कूलाम का नियम लगाइए। इन दोनों गोलों के बीच कितना बल लगेगा, या ये कहिए कि गोला A B पर कितना प्रतिकर्षण बल लगाएगा। फॉर्मूला मैं दोबारा से लिखता हूं, देखो। 9 × 10⁹ Q1 का मतलब पहले गोले का आवेश, Q2 का मतलब दूसरे गोले का आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहां मैंने ये दूरी कितनी कही? R1, और R1 का मान कितना लिया है? R। आप चाहें तो R का मान 10 भर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के भरेंगे, लेकिन फिर गुणा भाग बड़ी हो जाएगी, तो मैं R ही भरूंगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि गोले B पर A ने कितना बल लगाया। ये सवाल की पहली शर्त पूरी हो गई। अब क्या कहा गया है आगे सवाल में कि 2 गोले हमारे पास C और D हैं। सुनिएगा ध्यान से, 2 गोले हमारे पास C व D हैं और दोनों पे कोई आवेश नहीं है। फिर से सुनिएगा, 2 गोले C और D हैं और क्वेश्चन के अनुसार दोनों पे कोई आवेश नहीं है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं कहूं आपसे, प्रारंभ में गोले C पे कितना आवेश था? मान लो गोले C का आवेश है QC 0 और गोले D का आवेश भी कितना था? 0। अब ध्यान से समझना, प्रारंभ में इन दोनों का आवेश 0 था। उसके बाद हमने क्या काम किया? गोले C को A पे टच करा दिया। ध्यान से सुनने वाली बात है, गोले C को A पर टच करा दिया। तो अब देखते हैं, गोले C को A से स्पर्श, ये बात आगे भी काम आएगी कराने पर। गोले C को गोले A से स्पर्श कराने पर गोले A व C के आवेश वो कितने हो जाएंगे, वो देखो ध्यान से, ये बात याद रखना। तो मान लो अब जो आवेश हो जाएगा किस पे? गोले A पर, वो QA' है, और जो आवेश हो जाएगा किस पे? गोले C पर, वो QC' है। कितना होगा? फिर से सुनिएगा, गोले A पे कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में चार्ज था, लेकिन गोले C को जिसे A से टच कराया, गोले C पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही C को A से टच कराएंगे तो A से कुछ आवेश C में आएगा। तो टच कराते ही मान लो गोले A का आवेश तो हो गया QA' और गोले C का आवेश हो गया QC'। वो निकालेंगे कैसे?
उसका बड़ा आसान तरीका है, दोनों गोलों के पहले आवेशों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। फिर से सुनिएगा, दोनों गोलों के पहले आवेशों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। तो इस गोले का पहला आवेश कितना था, ए का, वो था QA। देखो ये रहा। गोले सी का पहला आवेश कितना था, 0। पहले तो उस पर कोई आवेश था ही नहीं, बटे 2, तो क्या आ गया, QA बटे 2। तो टच कराने के बाद यही आवेश तो हो गया गोले ए का, यही आवेश हो गया गोले सी का। अब अगली शर्त देखो क्या कहा क्वेश्चन में। अब हमने क्या काम किया, क्वेश्चन के अनुसार कोई गोला डी लिया और डी पे भी कोई आवेश नहीं था, पहले प्रश्नानुसार डी पे कोई आवेश नहीं था और डी को भी किससे टच कराया, बी से। तो गोले डी को बी से, अब गोले डी को बी से टच करा रहे हैं, बाकी सेम लैंग्वेज बनेगी। गोले डी को गोले बी से स्पर्श कराने पर गोले बी व डी के आवेश मान लो जो आवेश हो गया गोले बी पर वो हो गया QB डैश, ध्यान से रखना QB डैश, और जो आवेश हो गया गोले डी पे वो हो गया QD डैश। वही तरीका कैसे निकालें कि टच कराने के बाद कितना कितना आवेश हुआ दोनों पे, दोनों के पहले आवेशों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो गोले बी का पहला आवेश QB, गोले डी का पहला आवेश 0 बटे 2, तो ये कितना हो गया, QB बटे 2। तो देखो टच कराने के बाद गोले ए का आवेश QA बटे 2, टच कराने के बाद गोले सी का आवेश QA बटे 2, टच कराने के बाद गोले बी का आवेश QB बटे 2, टच कराने के बाद गोले डी का आवेश QB बटे 2। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ऐसा सवाल में कहा गया है, इन्हें टच करा दिए। अब टच कराने के बाद सी और डी को अलग हटा लिया, ध्यान से देखना। अब गोले सी व डी को अलग हटा लिया गया, हटा लिया। और क्वेश्चन में कहा गया है जब हटा लिया तो इन्हें हटा लिया कोई बात नहीं, पर इन पे चार्ज कितने रह गए, अब इन्हें टच करके हटा लिया, लेकिन टच करके हटाने के बाद भी गोले पे कितना चार्ज बचा था, गोले ए पे चार्ज बचा था QA बटे 2। तो अब देखो यहां गोले ए का चार्ज वो बचा था QA बटे 2 और गोले बी का चार्ज वो कितना था, QB बटे 2। ये बात समझ में आ गई होगी। गोले ए और सी को टच कराया, टच कराने के बाद आवेश बट गया, किस पे कितना आवेश आया मैंने आपको बता दिया, ये बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या काम किया, गोले सी और डी को यहां से हटा दिया, हटाने के बाद अब गोले ए और बी पर जो आवेश बचे वो कितने बचे, टच कराने के बाद जो आवेश बचे थे गोले ए पर, गोले ए का आवेश था QA बटे 2, मैंने लिख दिया QA बटे 2, और गोले बी का आवेश जो बचा था टच कराने के बाद वो बचा QB बटे 2। और सवाल के अकॉर्डिंग अब इन्हें उठा के यहां से 10 की बजाय 5 पे रख दिया, 10 की बजाय कहां रख दिया, इन्हें 5 पे, यानी पहले R दूरी पे थे अब आधी दूरी पे रख दिया। तो R2 कितनी होगी, R बटे 2। फिर से सुनिएगा, अब इन गोलों को उठाकर पहले से आधी दूरी पे रख दिया, कहां रख दिया, पहले से आधी दूरी पर, पहले ये R दूरी पे थे अब इन्हें रख दिया R/2 पर। तो अब इनके बीच कितना बल लगेगा, गोलों को R/2, R2 बराबर क्या लेंगे, R/2 दूरी पर रखने पर, रख दो भाई ने, ये रख दिए, ठीक है। अब इनके बीच अब देखो जरा, गोले बी पर ए कितना बल लगाएगा, गोले बी पर अब ए कितना बल लगाएगा, फॉर्मूला 9/10⁹ पहला आवेश है QA डैश, गोले ए का आवेश गुणा Q2 की जगह दूसरे गोले का आवेश
और बीच की दूरी का स्क्वायर। अब गोलों के बीच की दूरी कितनी है, अब दूरी हो गई है r/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब देखो 9 × 10⁻9 QA डैश का मान QA/2, QB डैश का मान QB/2। ये मैंने QA डैश QB डैश के मान रख दिए। और देखो यहां r का स्क्वायर है तो r² हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखो यहां से 2 दूनी 4 और 4 से ये वाला 4 कट गया। फिर से देखो 2 दूनी 4, 4 से ये वाला 4 कट गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसे यहां कर रहा हूं वहां से हटा के, तो यहां के बाद मैं यहां से कर रहा हूं। देखो FBA बराबर ये क्या बचा 9 × 10⁻9, ये आवेश QA, ये बचा QB और बटे, क्योंकि 4 तो कट गया था इस वाले 4 से, r²। ध्यान से देखो ये समीकरण 1 है क्या पूरी की पूरी, देखो ध्यान से। तो FBA ठीक है बराबर ये क्या है जो बल पहले लग रहा था, देख लो 9 × 10⁻9 QA QB/r², झुका तो यही है ना। तो दोनों बल क्या आ गए, देखो ये बल मान लो हमारा था F' था, इसका नाम बदल लो। जब गोलों को कहाँ रखा 5 सेंटीमीटर पे, तो इसका नाम इस पे हमने डैश लगा दिया था। क्या लगा दिया था, पहचान के लिए। भाई ये बल कब था, जब गोले r दूरी पर थे। ये बल कब था, जब गोले r/2 दूरी पर थे, तो इस पे डैश लगा लो पहचान के लिए। तो हमने क्या देखा, F' किसके बराबर आ गया, FBA के। कहने का मतलब अगर ये बल अगर 50 था तो ये देखो ये भी यही है ना झुका, तो ये भी 50 ही आ गया। इसका मतलब अगर गोलों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाएगा, फिर से सुनिएगा, गोलों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाएगा, तो जितना बल पहले लग रहा था जब वो कहाँ थे 10 सेंटीमीटर पे, उतना ही तब लगेगा जब वो कितनी दूरी पे हैं 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा कि गोलों को 5 आधी दूरी पर रखने के बाद भी बल उतना ही लगेगा जितना कब लग रहा था, जब वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे। तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है। तो ये बल कब है, जब गोले 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, और ये बल कब है समीकरण 1 से, जब गोले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि गोलों को चाहे तो 10 सेंटीमीटर पे रखो चाहे 5 पे रखो, दोनों बल बराबर लगेंगे। अगर ये इस पे बल लगा रहा था शुरू में 10 न्यूटन, तो अब भी इस पे 10 ही लगाएगा। ऐसा पता क्यों हुआ, क्योंकि टच कराने पे दूरी तो आधी हो गई और चार्ज भी तो आधे हो गए थे। देखो तो इसमें पूछा था, ये बात क्लियर होगी कि 2 गोले कितने थे 10 सेंटीमीटर में थे, और उन्हें टच कराने के बाद 5 पे रखा गया, तो बल कितना लगेगा। तो उत्तर ये होगा जितना बल कब लगेगा जब वो 10 सेंटीमीटर पर थे, इतना ही बल कब लगेगा जब वो 5 सेंटीमीटर पे हो गई। ये था इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों ये 1.5 एग्जाम्पल है, थोड़ा मैंने पहले सॉल्व कर दिया वरना वीडियो लंबी बन जाती, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सब भुजाएं बराबर हों। तो मैंने पहले लिख लिया, जितनी AB है उतनी ही BC है उतनी ही AC है। जितनी AB है उतनी ही BC है और उतनी ही AC है। समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक भुजा को ले लिया L। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये भी जानते हैं। फिर से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो देखो ये वाला कोण जो है ये 60 डिग्री है, ये 60, और ये छोटे वाला है 30 डिग्री है। तो मैंने त्रिभुज ले लिया, ध्यान से देखना, ABD ABD। अब ये त्रिभुज ले लिया मैंने ABD, इसमें ये वाला कोण लेंगे भाई, ये वाला 60 वाला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, तो लंब हो गया AD और कर्ण हो गया हमारा AB। साइन 60 AD झुका तू और AB का मान L है, ब्रज गुणा करो, AD बराबर आ गया कितना, AD बराबर ब्रज गुणा करके आ गया L साइन थीटा। साइन
थीटा का मतलब साइन 60 और साइन 60 का मान हो गया √3/2। ये हमारे पास भुजा निकल के आ गई AD। समबाहु त्रिभुज में एक रिलेशन होता है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स कर रहे हैं आप, मैथ नहीं कर रहे हैं यहाँ, पर लिख देता हूँ। देखो ये हमारे पास AD निकल के आ गई। अब जो ध्यान से देखना, जितनी दूरी A से O तक की है उतनी ही दूरी B से O तक की है, उतनी ही दूरी C से O तक की है। फिर से सुनिएगा, जितनी दूरी A से O तक की है उतनी ही दूरी B से O तक की है, उतनी ही दूरी C से O तक की है। तो AO बराबर किसके है? BO के। वो किसके बराबर है? CO के। अब वो होती कितनी है? 2/3 AD। ये सिद्ध कर सकते हैं आप समबाहु त्रिभुज में। तो AO चाहे BO हो चाहे CO हो, वो तीनों मिला के किसके बराबर होती हैं? वो तीनों बराबर होती हैं 2/3 AD के। तो देखो मैंने 2/3 लिखा और AD का मान रख दिया यहाँ से L √3/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं 2 से 2 को काट सकता हूँ, अभी नहीं काटा मैंने, लो काट देता हूँ। 2 से 2 कटेगा, इस 3 को लिखो √3 गुणा √3 और एक √3 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? L/√3। तो कुल मिला के A से O तक की दूरी भी L/√3 हो गई और B से O तक की दूरी भी L/√3 हो गई और C से O तक की दूरी भी L/√3 हो गई। ये हमने किया केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न में क्या कहा गया था कि हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों पे आवेश रखे हुए हैं। पहले कोने का आवेश Q, दूसरे का आवेश Q और तीसरे का आवेश भी Q है। अब इसने कहा है यदि इसके केंद्रक पर, केंद्रक का मतलब O पर, कोई कैपिटल Q आवेश रख दिया जाए। फिर से सुनिएगा, यदि इस त्रिभुज के केंद्रक पर कोई कैपिटल Q आवेश रखा हो तो कैपिटल Q आवेश पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? नेट का मतलब कुल मिला के, ये तीनों आवेश कुल मिला के कितना बल लगाएंगे? किस पर? कैपिटल Q आवेश पर। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पे आवेश रखे हुए हैं और एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है इसके केंद्रक O पर। ये तीनों मिला के इस चार्ज पर, कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगाएंगे? नेट फोर्स मिला के कितना लगाएंगे वो हमें निकालना है। उम्मीद है मुझे आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा आगे की बात, ये आवेश रखा है प्लस का Q, ठीक, और ये भी कितना है? प्लस Q। तो ये वाला Q आवेश इस वाले Q को, क्योंकि प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये Q से धक्का मारेगा ऐसे नीचे को, ये से प्रतिकर्षित करेगा ना भाई, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षण कब हो सकता है? जब से दूर भगाए। तो देखो जो बल लगाया, ध्यान से सुनना भाई, ये बिंदु होगा, मैं यहां लिख देता हूं। जो बल लगाया बिंदु A पर स्थित आवेश ने, बिंदु A पर स्थित आवेश स्मॉल q ने जो कैपिटल Q पे बल लगाया, बताओ ये कैपिटल Q यहाँ रहा, ये रहा कैपिटल Q पे स्मॉल q कहाँ को बल लगाएगा? क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये इसे दूर भगाएगा, तो ऐसे लगाएगा ऐसे। तो ये जो बल लगाया किसने? ये बल लगाया हमारे इसने जो A पे रखा आवेश है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी क्या? मान लो इस बल का नाम है F1, जो बिंदु A पर रखे आवेश ने कैपिटल Q पर लगाया, उस बल का नाम क्या है? F1। ये बल लग कहां को रहा भाई? देखियो जरा, ऐसे लग रहा, यानी A से O की दिशा में, बिंदु O है, A से O की दिशा में नीचे को लग रहा ना। तो इसे कैसे निकाल लें भाई? इसे निकाल लेंगे, देखो ऐसे कूलॉम के नियम से। F1 बल लगा 1/9 × 10⁹ पहला आवेश ये रहा, जिस पे बल लग रहा दूसरा आवेश ये रहा, बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी A से O तक की दूरी, A से O तक की दूरी यानी L/√3। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जो ये आपने F पे लगाया वेक्टर, तो F की दिशा लिख दो। फिर यहाँ F1 बताओ कहाँ को है? F1 नीचे को है ना, A से O की तरफ, तो इसकी दिशा लिख दो A O के अनुदिश, अनुदिश वेक्टर लग रहा तो दिशा बतानी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। F1 बराबर 9 × 10⁹। देखो ये L² है और ये है 3, जब वर्ग से वर्गमूल हटाओगे तो 3 बचेगा, तीसरा पटा पहुंचेगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा यहाँ देखो, 3 स्मॉल q कैपिटल Q बटे L²।
ठीक है क्या? अगर मैं यहाँ ये लगा दूँ तो इसका मतलब हमने केवल f का परिमाण ले लिया। परिमाण का मतलब दिशा नहीं ली, केवल जितना ही हल करके आया 2 4 6 8 जो भी आया होगा केवल संख्या ले ली। तो ये जो हल करके आया वो कितना हो गया 9 × 10 की घात 9 इतना। ये वाला 3 समझ के कहाँ से आया, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा। तो ये वो बल था जो बिंदु ए पर रखे आवेश ने कैपिटल क्यू पर लगाया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब आगे की कहानी। अब जो आवेश रखा बिंदु बी पे, देखो ध्यान से, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तो ये आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा तो दूर भगाएगा। तो ये देखो, ये प्लस क्यू इसे कहां धकेलेगा, ऐसे दूर को। प्रतिकर्षित करने का मतलब दूर धकेलना। तो ये बल कौन सा हो गया हमारा, F2। कौन सा हो गया, F2 निकाल दो भाई। F2 फॉर्मूला 9 × 10 की घात 9, पहला आवेश कितना Q, दूसरा आवेश जिस पे बल लग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी B से O तक की दूरी ये रही जो कि तू L/√3 का स्क्वायर। दिशा कहाँ है इस बल की, देखो B से O की तरफ, BO के अनुदिश। फिर ये स्क्वायर से वर्गमूल हट के 3 होगा, 3 ऊपर पहुंचेगा। तो F2 का परिमाण, केवल परिमाण यानी कितना आएगा, ये दिशा नहीं लेनी किस दिशा में आएगा, केवल परिमाण कितना आ जाएगा 9 × 10 की घात 9। ये 3 पहुंचेगा ऊपर, वर्ग से वर्गमूल हट के 3 बचेगा, 3 ऊपर जाएगा। स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और L²। एक बात ध्यान से देखो, जितना F1 का परिमाण आया उतना ही F2 का परिमाण आया। अगर F1 का मान 20 है तो F2 भी देखो 20 ही आया। देखो दोनों सेम है कि नहीं है। चलो खैर, अब देखते हैं कि तीसरा आवेश, ये वाला तीसरा आवेश Q, इस पे कहाँ को बल लगाएगा। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो ये वाला Q इसे प्रतिकर्षित करेगा तो कहाँ भेजेगा, इस तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा F3। क्या हो गया ये F3। तो अब क्या निकाल रहे, अब हम निकाल रहे हैं कि जो आवेश बिंदु C पर रखा है Q, वो कैपिटल Q पे कितना बल लगा रहा है। तो कितना 9 × 10 की घात 9। भाई देखो यहाँ भी Q आवेश, यहाँ भी Q आवेश, और ये दूरी भी उतनी ही, C से O तक की दूरी भी उतनी, सेम आ जाएगा। सेम का मतलब जो ऊपर आया बिल्कुल सेम आ जाएगा भाई। दिशा क्या आएगी इसकी, C से O की तरफ, CO के अनुदिश। इसका परिमाण ले लो, केवल संख्या का मतलब हल करके कितना आएगा, परिमाण का मतलब ऐसे। तो परिमाण कितना आ गया, वही जो ऊपर आ रहा है 9 × 10 की घात 9, 3 Q कैपिटल Q बटे L², और ये समीकरण 3। तो देखो जितना बल इसने इस पे लगाया वो F1 था, और जितना बल इसने इस पे लगाया वो F2 था, और जितना इसने इस पे लगाया वो F3 था। तो हमने क्या देख लिया कि Q1 आवेश ने, Q2 आवेश ने और Q3 आवेश ने Q पर कितने कितने बल लगाए वो निकाल लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पर हमें निकालना Q आवेश पर लगने वाला नेट बल। नेट बल का मतलब अभी Q पे 3 बल लग रहे, अभी Q पे कितने बल लग रहे, F1 F2 और F3। नेट बल का मतलब जब तक इस पे एक बल ना आ जा, एक मिला के भाई अभी तो 3 है, F1 F2 F3। हमसे पूछा नेट बल। नेट बल का मतलब जब तक हल करते करते हमें केवल एक बल ना मिल जाए। तो अब एक बात ध्यान से देखो भाई, जितना F1 का परिमाण है, परिमाण का मतलब संख्या, जितना भी यहाँ मान भर के आएगा उतना ही F2 का परिमाण है, उतना ही F3 का परिमाण है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से जितना F1 का मान आएगा हल करके, संख्यात्मक मान, दिशा नहीं देखनी, उतना ही किसका आएगा, F2 का आएगा, उतना ही किसका आएगा, F3 का आएगा। वेक्टर में बताया जाता है कि जब ये मॉडुलस लग जाता है तो केवल मान लो ये 50 आया तो देखो जो यहाँ आ रहा लिखा हुआ वही यहाँ आ रहा, जो तो लिखा हुआ वही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ। तो जितना परिमाण F1 का उतना ही F2 का उतना ही F3 का। जितना मान F1 बल का, सीधी सी बात है, वो बात अलग है कि F1 बल नीचे को लग रहा और F2 बल इस तरफ लग रहा और F3 इस तरफ लग रहा। दिशाएं नहीं देखनी, पर कितना कितना लग रहा, जितना F1 लग रहा उतना ही F2 लग रहा, उतना ही F3 लग रहा है। उनके परिमाण बराबर हैं। इन परिमाण बराबर है तो मान लो ये F है, क्या है ये F। भाई मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है,
तो इसका एक तीनों का मान हमने एक रख दिया, उसका नाम मान लो बल का हमने एफ रख दिया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, समबाहु त्रिभुज में ये जो कोण होता है ना, ये वाला है, ये वाला, ये 120 डिग्री होता है भाई। कितना होता है? 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर F2 हो गया, एक वेक्टर F3 हो गया, इनका परिणामी कहाँ आएगा? कुल मिला के इन दोनों को मिला के जो एक बल बनेगा वो कैसे निकलेगा? तो मान लो इन दोनों को मिला के जो बल बनेगा, इन दोनों को मिला के जो नेट बल आएगा, केवल दो की बात कर रहा हूं, मान लीजिए वो है हमारा F1 डैश। क्या है वो? F1 डैश। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखो, अब लिखेंगे F2 व F3 का परिणामी। परिणामी आप निकालना सीख चुके कक्षा 11 में। परिणामी, परिणामी जो आएगा, मान लो वो क्या है, वो हमारे पास है, मैंने कहा वो है F1 डैश, F1 डैश, और ये हो गया उसका परिमाण। देखो, परिमाण लिखने का यही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वेक्टर ना लगाएं तो मॉडुलस भी लगाना पड़ेगा। याद करो, दो वेक्टरों का परिणामी ए और बी का परिणामी आर आता था। आर कैसे आता था? देखो याद करो, ये वेक्टर था ए, यहां मैं ए ऐसे बनाता हूं, देखो ये तो है ए, F2 तो है वेक्टर ए, और ये क्या है? वेक्टर F3 की जगह बी है। तो याद करो, ये 1.6 एग्जाम्पल है भाई, 1.6 कर रहे हैं आप ये। तो समांतर चतुर्भुज पूरा करो। क्या करो? समांतर चतुर्भुज। एक इसके समांतर लाइन खींचो, ये खींच दी, एक इसके समांतर खींचो। तो याद करो, ये वेक्टर ए के स्थान पे F2 है और वेक्टर बी के स्थान पे F3 है। ये इनके बीच का कोण थीटा है, थीटा यहाँ 120 है। तो इन दोनों का जो परिणामी आता था, याद करो, वो आता था आर। आर याद करो, आर के स्थान पे यहाँ क्या है? ये रहा। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे खाली, मॉडुलस नहीं लगाने के तो वेक्टर मत लगाना। कुल मिला के ये कितना आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, केवल संख्या लेनी इसकी। तो इसका फॉर्मूला था वेक्टर आर का a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² + b² + 2ab cos थीटा किसका मान था? आर का मान। तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहां वेक्टर क्या है? ए के स्थान पे F2 है और बी के स्थान पे F3 है। तो पहले क्या लिखना चाहिए था हमें इनका परिणामी आर निकालने के लिए? a², ए का मतलब F2 का स्क्वायर, प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे कौन है? F3 का स्क्वायर, प्लस 2 F3 cos 120। ये परिणामी निकालने का फॉर्मूला था भाई। अब F2 का परिमाण भी F है और F3 का परिमाण भी F है। जितना F2 है उतना ही F3 है। तो इसे भी F लिखो, इसे भी F लिखो, इसे भी F लिखो, इसे भी F लिखो। और cos 120 का मान होता है -1/2, -1/2। अब जरा मैं ऊपर इसे मिटा के सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई बच्चों, ये 2 से 2 कट गया। देखो F2 का मान F था ना, तो इस पर स्क्वायर लगेगा भाई। F2 का मान F है, F3 का मान F है, स्क्वायर तो ऊपर है ही। तो देखो F² कितना हो जाएगा? 2F²। ये आप क्या निकाल रहे? ये आप निकाल रहे हैं इन दोनों बलों का परिणामी F1 डैश। कितना आ जाएगा? F2 कितना? 2F², और माइनस प्लस माइनस F गुणा F²। 2F² में से F² घटा तो क्या बचेगा? F², और ये बना वर्गमूल से हट के F। कुल मिला के इन दोनों बलों का जो परिणामी आया वो कितना आ गया? F आ गया। अब आप इन दोनों को तो भूल जाओ, इसके स्थान पे केवल किसे लो? इसे। तो ये देखो, ये रहा ये आया आपका F1 डैश, F1 डैश। इसका मान F है, आगे बढ़ लेंगे, यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दो बलों को भूल के आपने एक बना लिया। अब देखो मैं चित्र यहां बना रहा अलग से। ये बिंदु O पे आवेश रखा Q, इस पे एक बल नीचे को कितना लग रहा है? अभी F1 लग रहा है।
ऊपर को इन दोनों का तो आपने एक बना लिया, तो इन दोनों को भूल के ये ले जो एक बनाया जो उनसा, वो कितना आ गया आपका F1 डैश। अब देखो अभी भी क्यू पे, पहले क्यू पे कितने बल थे, 3 थे, 3 में से हमें एक बनाना, तो 2 का एक बनाया, एक इसका बन गया, एक तो ये रह गया। अब भी कितने बच रहे, 2। कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक क्यू पे केवल एक बल ना मिल जाए। तो देखो जरा इनके बीच का कोण देखो कितना, आप 180, तो हम लिखेंगे F1 डैश तथा F1 का परिणामी ये जो परिणामी का परिणाम या परिमाण का मतलब कितना आएगा इन दोनों का मिला के। तो देखो भाई, मान लो इन दोनों का जो परिणामी आएगा इसका और इसका मिला के वो F1 डबल डैश है, F1 डबल डैश। फॉर्मूला वही, 2 वेक्टर का परिणामी निकाल रहे हैं, पहले वेक्टर का स्क्वायर यानी कि F डैश का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 डैश और F1 कॉस, इनके बीच का कोण 180 डिग्री। F1 डैश की वैल्यू F, इसकी वैल्यू कितनी हो गई F, और F1 का परिमाण भी F 2F गुणा F, cos 180 का मान -1, तो ये कितना हो गया 2, 1 और 1 2 हो गया ना, और ये प्लस माइनस 2F2 स्क्वायर, दोनों कट गए, तो F डबल डैश 0 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे जो क्यू पे नेट बल लगेगा, कुल मिला के तीनों का मिला के बल का प्रभाव क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि Q1 पे A ने कितना बल लगाया तो F1 लगाया था, B पे ने कितना बल लगाया तो F2 लगाया था, C ने कितना लगाया तो F3 लगाया था, पर तीनों ने मिला के कितना लगाया 0। जितना इन दोनों का असर था उतना इस अकेले का असर था, तो ऊपर के दोनों बल बराबर नीचे का एक बल कट के 0। तो यानी कि बिंदु O पर रखे आवेश के ऊपर नेट बल कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लो।